नमस्कार प्रणाम। आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोनू सर TCM क्लासेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इस क्लास से संबंधित जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। तो बच्चों, हम लोग क्लास 11 कक्षा 11 की केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए आज आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता था उसके बारे में डिस्कशन किया था और द्रव्यमान संरक्षण का मैंने 5 नियम बताया था। इसमें कौन कौन सा था तो रासायनिक संयोग का मैंने 5 नियम बताया था। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रासायनिक संयोग का 5 नियम बताया था। कौन कौन था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुसाक का गैसीय आयतनों संबंधी नियम और अवोगाद्रो का नियम। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ एक नियम के बारे में विस्तार से चर्चा कर लिया था, जो कि क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं रासायनिक संयोग का दूसरा नियम। तो हम लोग सब पढ़ क्या रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों रासायनिक संयोग का नियम। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक संयोग के नियम। हम लोग रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे हैं और रासायनिक संयोग के नियम में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज हम लोग रासायनिक संयोग के दूसरे नियम की बात करेंगे, जो क्या है बच्चा? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तो देखो बच्चों, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? इसके पहले जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे उसका प्रतिपादन कौन किया था? उसका लॉरेंट लवाइजिए, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने किया था। और ये जो दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, इसका प्रतिपादन जोसेफ प्राउस ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन कौन किया था? जोसेफ प्राउस ने किया था। चलिए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो स्थिर अनुपात का नियम ये क्या कहता है। देखो बच्चों, स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी तत्व में, जैसे मैं तत्व की बात करूँ, किसी भी यौगिक तत्व नहीं, किसी भी यौगिक में, जैसे मैं कोई भी यौगिक ले लूँ, मैंने यौगिक के रूप में H2O ले लिया, या फिर मैं यौगिक के रूप में CO2 ले लिया, या फिर मैं यौगिक के रूप में NaCl को ले लिया, तो इस प्रकार से जितने भी यौगिक होते हैं वो सभी यौगिक तत्व से मिलकर बने। जैसे यहाँ पर जो जल यौगिक है वो 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर दूसरा तत्व मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा है, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और यहाँ पर NaCl मैंने लिखा है, जो कि सोडियम क्लोराइड, यानी ये Na और Cl से मिलकर बना है। तो देखो बच्चों, जितने भी यौगिक होते हैं वो कुछ तत्वों से मिलकर बने। अब जानते हो स्थिर अनुपात के नियम में क्या बताया जाता है? स्थिर अनुपात के नियम में ये बताया जाता है कि कोई भी तत्व है, कोई भी यौगिक है, तो वह यौगिक जिन तत्वों से मिल करके बना है, उस यौगिक में उन तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात, सदैव स्थिर होता है, बदलता नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं H2O की, तो जैसे H2O जो यौगिक है इसमें 2 तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब स्थिर अनुपात के नियम में स्थिरता की बात की जाती है। स्थिरता में कौन चीज स्थिर रहेगा? अनुपात स्थिर रहेगा। वो भी किस चीज का अनुपात स्थिर रहेगा? तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है। जैसे मैं यहाँ पर एक यौगिक लिखा हूँ, इस यौगिक में 2 तत्व हैं, वह तत्व कौन है? H है और O है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व के द्रव्यमानों को यहाँ पर लिखूँ तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन के एक तत्व का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 तत्व हैं तो इसका द्रव्यमान 2 होगा। ऑक्सीजन के एक तत्व का द्रव्यमान 16 होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 हो गया।
लेकिन बात तो इन द्रव्यमानों के अनुपात की करता है। आओ इन द्रव्यमानों का अनुपात निकालो। तो अनुपात जब निकालूंगा तो 2 1 कम 2, 2 8 क्या आ गया 16। यानी यहाँ पर जो बच्चों जल है, जल जो यौगिक है, उस जल यौगिक में जो तत्व हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात, ऐसे समझिए जल यौगिक है, जल में तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना आया 1:8। अब ये जो अनुपात जल का निकला है ना, जल के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, ऐसे बोलेंगे क्या, जल के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात। तो यहाँ पर जो जल के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात आया है वो क्या आया है 1:8 आया है। अब यह 1:8 स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या हुआ कि अब जल को चाहे आप प्रयोगशाला में बनाइए, आप जल को चाहे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कीजिए, आप जल को चाहे नाला से प्राप्त कीजिए, आप जल को चाहे मतलब कहीं से भी, जल का स्रोत कुछ भी हो, कहने मतलब है कि जल का स्रोत कुछ भी हो, चाहे जल को आप प्रयोगशाला में बनाइए, चाहे जल को आप प्राकृतिक किसी स्रोत से प्राप्त कीजिए। अब भैया आप जल को जहां से भी प्राप्त करेंगे, लेकिन एक बात उसमें फिक्स रहेगी कि जल कहीं से भी लाइए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही रहेगा। समझ में आई मेरी बात? आप जल को कहीं से प्राप्त कीजिए, यानी जल का प्राप्ति स्रोत कुछ भी हो, लेकिन जल में जल के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। यही कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। यानी किसी भी तत्व में किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान, कितना आसान है, अगर आप समझ लेंगे तो परिभाषा आप स्वयं से बता देंगे क्या, किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर होता है। जो भैया मैं एग्जाम्पल दे दिया, बेहतरीन तरीके से मैंने बता दिया कि जल में जो तत्व है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16 है। जब इसका अनुपात निकाला गया तो 1:8। अब जल की प्राप्ति स्रोत कुछ भी हो मेरे भैया, कहीं से भी तुम जल को प्राप्त करो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। अब बदलने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान से ही अभिक्रिया करेगा। अनुपात क्या बताता है कि कौन कितना आपस में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेशियो फिक्स है कि जब भी जल अभिक्रिया करेगा, तो जब भी जल का निर्माण होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान रहेगा वो किस रेशियो में रहेगा, 1 और 8 के रेशियो में ही रहेगा। इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन 4 हो, अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है 4 है, अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 4 है तो उसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना रहना चाहिए 32 रहना चाहिए। तभी 4 1 कम 4, 4 8 क्या आएगा 32 आएगा, और आपका द्रव्यमान का अनुपात 1:8 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब भी जल का निर्माण होगा हाइड्रोजन के 2 अणु से और ऑक्सीजन का 1 अणु अभिक्रिया, हाइड्रोजन का 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से अभिक्रिया करेगा। अगर हाइड्रोजन का 4 परमाणु लेंगे, खटाक बिना ऑक्सीजन के कितने परमाणु की आवश्यकता पड़ जाएगी, ऑक्सीजन के 2 परमाणु की आवश्यकता पड़ जाएगी, तभी तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। यानी आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, किसी भी यौगिक में जो तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात होता है वह सदैव स्थिर होता है। इसी प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं और इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इन जो हमारा दूसरा तत्व है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं यौगिक जो हमारा दूसरा यौगिक का कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इसमें तत्व की बात करूँ तो इसमें 2 तत्व हैं, कौन कौन, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और मैं कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात की बात करता हूँ तो कार्बन का बच्चों 12 होता है, सभी लोग जानते हो, और ऑक्सीजन का मैंने अभी बताया 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, 16 दूनी आपका 32 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को अनुपात निकालूंगा, 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 8 32, तो क्या आया अनुपात 3:8। अब ये फिक्स रहेगा,
यानी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्राप्ति स्रोत कुछ भी हो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान को जो अनुपात रहेगा वो 3:8 ही रहेगा, फिक्स। समझ में आया होगा आप लोग को। यही है द्रव्यमान संरक्षण का, अरे सॉरी, यही है स्थिर अनुपात का नियम। आइए इसको परिभाषित कर लेते हैं। आइए इसको परिभाषित करते हैं। तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। कौन किया था? जोसेफ प्राउस्ट। तो इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन कौन किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। अब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मैंने अभी आपको बताया, इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व में, किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, उस यौगिक का प्राप्ति स्रोत चाहे कुछ भी हो। क्या? इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में, यौगिक किससे बने होते हैं? तो यौगिक तत्वों से बने होते हैं। तो किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। सदैव स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। क्या कहता है? अभी मैंने आपको पूरा विस्तार समझाया, अब आप समझ लिए तो आप खुद अपने से लिख लेते हैं। क्या? इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है। और क्या? चाहे यौगिक का प्राप्ति स्रोत कुछ भी हो। यौगिक का प्राप्ति स्रोत कुछ भी हो। यानी किसी भी यौगिक को कहीं से भी प्राप्त कीजिए, लेकिन उस यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात रहेगा वो सदैव क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और एग्जाम्पल के समझ लेते हैं। जैसे जल का प्राप्ति स्रोत प्राकृतिक या कृत्रिम, यानी जल को या तो हम प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करें या तो स्वयं प्रयोगशाला में क्या करें, इसको बनाएं। जल का प्राप्ति स्रोत प्राकृतिक या कृत्रिम हो, परंतु जल में H व O, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहेगा बच्चों? 1:8 हो। ठीक, मैंने इसके पहले पूरा विस्तार समझाइए आपको, तो ये आपको समझ में आया होगा क्या स्थिर अनुपात का नियम क्या होता। तो उतार लीजिए यहाँ तक। तो उतार लीजिए सभी लोग। आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का रासायनिक संयोग का तीसरा नियम पढ़ेंगे, जो कि रहेगा क्या? गुणित अनुपात का नियम। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं रासायनिक संयोग के तीसरे नियम पर।
जिसका नाम क्या रहेगा? गुणित अनुपात का